ये भी ठीक है। अब दिख रहा है? नमस्कार सभी को। तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो? बाकी लोगों को ढोल नगाड़े के साथ लेके आना है क्या? लग तो नहीं रहा कि वो आएंगे। अभी आने दो। आज देखो, इधर ध्यान दो। तो बताइए मुझे कि कल की क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? क्या क्या पढ़ लिया था? अब जो भी पढ़ेंगे बहुत मजेदार पढ़ेंगे, और जो भी पढ़े तुम बहुत मजे ले लेके पढ़ना, बोर होके मत पढ़ना यार, है ना? हाँ, आज तो बिठा रहा हूँ। कल से लेट आओगे ना? नहीं, कल से लेट नहीं, कल से टाइम पे। देखो इधर ध्यान दो। अब हम बात करते हैं इसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक की। कल की क्लास में हमने पढ़ा मृदा क्या होती है, मृदा किस भाषा के शब्द से आया है, मृदा विज्ञान की अलग अलग शाखाओं के जनक कौन है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि मृदा विज्ञान की दो शाखाएं या दो सिद्धांत थे, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी, उसके बारे में कंप्लीट हमने कर लिया था। सही बात है। अब बढ़ते हैं उससे आगे। अब क्या करते हैं? उससे आगे बढ़ते हैं। यानी कि दो छोटे छोटे शब्द है, पहले उनको समझा देता हूं। देखो, एक शब्द तो उपयोग होता है, एक तो होती है खनिज मृदा। क्या होती है? कौन सी मृदा? वैसे खनिज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ जी, अरे क्या बोलते हैं खनिज को? क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। यानी ये लीजिए, मिनरल बोलते हैं, और आपने कहा और मैंने लिख दिया। और मृदा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यानी इसको क्या बोल देंगे? मिनरल सॉइल। पहली चीज क्लियर। और कार्बनिक पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। क्या बोलते हैं कार्बनिक को? यानी इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे? यानी कि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा के आधार पर मिट्टियों को कितने भागों में बांटा? आधार क्या है वो भी लिख देता हूं, वरना तुम कहोगे सर बोला ही था, लिखा तो था नहीं आपने। तो अगर आधार की बात की जाए कि सर ये मिट्टियां आपने दो भागों में बांटी है, किस आधार पे बांटी है? तो हमने क्या किया है? हमने बांटा है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? कार्बनिक पदार्थों की मात्रा के आधार पर हमने क्या किया है? इसको दो भागों में वर्गीकृत किया है। क्लियर है ये चीज? पहली कौन सी होती है? कौन सी है पहली? और दूसरी कौन सी है? अब समझना इसका क्या मतलब है। यदि मान लीजिए किसी भी मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 20% से ज्यादा हो। कितने परसेंट से? जैसे मान लो ये कोई भी मिट्टी है, और इस मिट्टी के अंदर हम जांच करते हैं, और कार्बनिक पदार्थ मान लो अगर 20% से ज्यादा है, तो ज्यादा कार्बनिक पदार्थ है तो क्या नाम देंगे? और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 20% से मान लीजिए कम है, तो हम उसको क्या बोल देंगे? आसान सी बात है ना, कोई हार्ड थोड़ी ना है ये कि कार्बनिक मृदा में कार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं? 20% से ज्यादा। कार्बनिक पदार्थ के अंदर, मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं? और दूसरी हमने नाम लिख रखा है खनिज मृदा। खनिज मृदा में कार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं? याद रख लोगे सारे। अगर 20 से ज्यादा हुए तो कार्बनिक मृदा है, और 20 से कम हुए तो खनिज मृदा है। पक्का? इस खनिज मृदा को हम दूसरा नाम अकार्बनिक मृदा भी तो दे सकते हैं ना। तो अगर इसको अकार्बनिक मृदा लिखे तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, एक ही बात है, खनिज मृदा की हम बातें कर रहे हैं। तो पहली बात तो जो बिल्कुल ही आसान है, या यूं कहें इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, कि खनिज मृदा कहेंगे किसको? जिस मृदा में
कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 20% से 20% से कम पाई जाती है जिस मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 20% से कम पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? बहुत बढ़िया, उसको बोलते हैं खनिज मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज मृदा कहते हैं। पहली चीज क्लियर है। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें हम लिख देंगे कि जो कार्बनिक पदार्थ है उनकी मात्रा कितनी होती है? बहुत बढ़िया मेरे रसगुल्लो, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी होती है? 20% से अधिक होती है। उसको क्या बोलते हैं? अरे ज्यादा है तो कार्बनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? ज्यादा है तो 20 से कम है तो खनिज और 20 से ज्यादा है तो कार्बनिक। आसान सी है। आपने आज तक जितनी भी मिट्टियों के नाम सुने होंगे, एक बार बोलना दे कि आपने कौन कौन से नाम सुन रखे हैं मिट्टियों के? एक एक एक, जैसे कि ये लो काली मृदा, और ये लो लाल मृदा, और क्या बोल रहे हो? जलोढ़, और कौन सी? दोमट। जलोढ़ का ही एक प्रकार है, दोमट लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, बलुई, कच्छारी जलोढ़ को ही बोलते हैं, दोमट को कच्छारी बोलते हैं, बलुई को ही रेतीली बोलते हैं। हंसी हो रही है तुमको? अरे बेटा आगे चल के समझाऊंगा। मिट्टियों के बिचारियों के नाम तो 8 ही हैं। कितने हैं? भारत का सर्वोत्तम संस्थान जिसका नाम आईसीआर है, उसने भारतीय मृदाओं को कुल 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में? और उन्हीं 8 भागों को हम मृदा कणाकार के आधार पर अलग अलग नामों से जानते हैं। मृदा कणाकार के आधार पर मिट्टियां कितनी है? केवल 8। कणाकार के आधार पर अलग अलग नाम निकाल देते हैं। दोमट, बलुई, दोमट, चिकनीर, गोरीर, ऐसे अलग अलग नाम कर देते हैं। वो एक अलग बात है, समझ गए? तो कहने का मेरा मतलब है कि आप जो जानते हो ना, दोमट, बलुई, रेतीलीर, कच्छारीर, जो जो आपको नाम पता है, सारी की सारी वो मिट्टियां जिनका आप नाम जानते हो, सारी कौन सी है? सर फिर कार्बनिक मृदा क्या होती है? तो कार्बनिक मृदा के उदाहरण के तौर पर ध्यान रखना मेरे रसगुल्लो, 2 मिट्टियों का नाम आपको ध्यान रखना है। एक तो होती है पीट मृदा। कौन सी मृदा? और एक ध्यान रखना मक मृदा। कौन सी मृदा? यानी पीट और मक मृदा कौन सी मिट्टियों के उदाहरण है? कौन सी मिट्टियों के उदाहरण है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए निम्न में से कार्बनिक मृदा का उदाहरण है, तो ध्यान रखना पीट और बहुत बढ़िया। इसके अलावा जितने भी नाम आपको मिले सारी कौन सी है? खनिज मृदाएं। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात, खनिज मृदा में कार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं और 20% से कम। और दूसरा क्वेश्चन बनता है खनिज मृदा का उदाहरण बताओ। दोनों क्लियर है? क्या कोई डाउट है? पक्का नहीं है? आगे बढ़ जाऊं? इसके बाद देखो ध्यान देना, अब हम बात करते हैं भू परिष्करण के आधार पर। किसके आधार पर? भू परिष्करण के आधार पर हमने मिट्टियों को फिर से 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? हमने कहा कि एक तो होती है हल्की मृदा। कौन सी होती है? कौन सी मृदा? हल्की मृदा। और हल्की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैसे मान लो आपको कोई आपको ज्यादा ही हल्के में लेता है तो आप क्या बोलते हो? नहीं, जैसे मान लो आपको कोई हल्के में लेता है, हिंदी में तो आप बोलोगे यार तो मेरे को बिल्कुल ही हल्के में ले रहा है, पर इंग्लिश में क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? यार तो मेरे को बिल्कुल ही लाइट ले रहा है। तो यानी ध्यान रखना, हल्की को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, मृदा को बोलते हैं सॉइल, तो इंग्लिश में बोलते हैं लाइट सॉइल। क्या बोलते हैं?
यानी एक तो आ गया आपके सामने लाइट सॉइल, क्या आ गया, और दूसरा अगर एक हल्की है तो दूसरी क्या होगी, अरे क्या होगी, यानी दूसरे नंबर पे आ जाता है भारी। और भारी को क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, इसका मतलब इसको क्या बोल देंगे, हैवी सॉइल। अब बताओ हल्की और भारी का मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि क्या हल्की होती है क्या भारी, जिसको तोलेंगे वजन ज्यादा होगा वो तो, सही बात है ना, सही है गलत, गलत है तो सही बता दे तू, सही भी नहीं बताएगी मेरी बात को गलत ठहरा रही है और सही भी नहीं बता रही है। देखो ध्यान रखना एक चीज का, हल्की और भारी में वर्गीकृत करने का आधार हमने किसको मान रखा है, भू परिष्करण का मतलब क्या होता है जानते हो क्या, खेत में जो ट्रैक्टर चलाते हैं ना, हल चलाते हैं, उसको बोलते हैं भू परिष्करण, क्या बोलते हैं उसको, यानी मान लीजिए खेत के अंदर आप ट्रैक्टर चलाते हो, टिलेज करते हो, हल चलाते हो, हल आराम से चल रहा है, इसका मतलब मिट्टी कैसी है, और ट्रैक्टर को चलाने में जोर आ रहा है, ट्रैक्टर को हल को खींचने में जोर आ रहा है, इसका मतलब मिट्टी कैसी है, कैसी मिट्टी है, क्या दोनों बातें सेट है दिमाग में, इतू सा भी दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है हल्की मृदा का मतलब है वह मृदा जिसमें भू परिष्करण आसानी से हो जाए, उसको तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वह मृदा जिसमें भू परिष्करण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ टिलेज आसानी से होता है उसे क्या बोलते हैं, हल्की मृदा बोलते हैं। देखो हल्की मृदा की परिभाषा के लिए तो बहुत सारी चीजें लगाई जाती है कि ट्रैक्टर को जोर क्यों आता है, क्योंकि मिट्टी कठोर होती है, मिट्टी के कण चिपके हुए होते हैं, उनको तोड़ने के लिए ट्रैक्टर को बल लगाना पड़ता है। तो बहुत सारी जैसे किताबों की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि भू परिष्करण या टिलेज के अगेंस्ट जो सॉइल रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई करती है, जो विपरीत बल डालती है, उसको हम बोलते हैं, उसके आधार पर हमने इनको बांट रखा है। लेकिन आपको सही तरीके से समझने का तरीका यही है कि अगर भू परिष्करण आसानी से हो रहा है इसका मतलब मिट्टी कैसी है, और अगर भू परिष्करण मुश्किल से होता है तो, यानी यदि टिलेज प्रक्रियाएं करने हेतु अधिक पावर की आवश्यकता हो तो क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं बाहरी मृदा, क्या बोलते हैं, बाहरी मृदा कहते हैं। अब समझना इसके बाद क्वेश्चन कैसे आता है। पहला क्वेश्चन तो परिभाषा का हो गया जिसमें आपको कोई डाउट होगा नहीं। दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कोई आपको ये पूछे कि बताओ हल की मृदा के दो चार उदाहरण बताओ, तो बता सकते हो क्या, जैसे कि, जैसे कि ये लीजिए, जैसे कि रेतीली मृदा, कौन सी मृदा, रेतीली को बोल देते हैं बलुई, क्या बोल देते हैं, जैसे कि जलोढ़ मृदा, क्या बोल देते हैं, जलोढ़ मृदा, समझ में आए मेरी बात। उसी तरीके से आपको कहे कि भारी मृदा का उदाहरण बताओ, कौन सी है, ये लीजिए काली मृदा, यानी काली मृदा भारी मृदा का उदाहरण है, जबकि जलोढ़ और रेतीली हल्की मृदाओं के उदाहरण है। सही बात है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, अब क्वेश्चन पे। जेईटी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था और क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन यह था कि मूंगफली की खेती के लिए, किसके लिए, मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है, मूंगफली की खेती हेतु उपयुक्त मृदा होती है, कौन सी होती है, कौन सी होती है, कौन सी है, ये तो आपको पता है पर रेतीली तो ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में तो क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, जेईटी 19 के पेपर में क्वेश्चन था कि मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है, और ऑप्शन में काली पीली लाल कुछ नहीं था, हल्की मिट्टी भारी मिट्टी या काली मृदा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन थे।
अब बच्चों को समझ ही नहीं आया कि सर ये हल्का भारी क्या कर दिया मामला। लोगों को लगा कि जिसमें वजन ज्यादा होगा उसकी बात कर रहा है, ऐसा नहीं था, भू परिष्करण के आधार पर था। हमें पता है मूंगफली अच्छी किसमें होती है, रेतीली में, और रेतीली किसका उदाहरण है, यानी मूंगफली के लिए कौन अच्छी है। इसी तरीके से हमें पता है कि काली मृदा के अंदर अच्छा होता है कपास, क्या अच्छा होता है, हमें पता है काली मृदा के अंदर धान भी अच्छा होता है, हमें पता है इसके अंदर गन्ना भी क्या होता है। यानी अब की बार हो सकता है आपको पूछ ले कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है, हल्की या भारी, गन्ने के लिए और धान के लिए कोई दिक्कत है क्या, क्या दोनों का अंतर समझ में आ गया। आपको एग्जाम में लिख दे निम्न में से हल्की मृदा का उदाहरण है, इस तरह से क्वेश्चन दे दे तो क्या कर लोगे, क्या पक्का। ये ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं इनकी भी सुन लेते हैं एक बार। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मोहित ने कहा लोमी, दिलखुश कह रहा है सर जी ऐप में न्यू वीडियो है नहीं, जीके में क्या करे कुछ बेटा, ये ऐप के ऊपर सारी क्लासेज आ रही है ना, टेंशन मत लीजिए, आपके जो न्यू वीडियोस हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सिलेबस के पूछ रहे हैं, सिलेबस की अरे यार तुम मुझे पता नहीं ऐसे टेंशन क्यों लेते हो, तुमसे ज्यादा टेंशन सिलेबस की मास्टर को होती है। मास्टर को सोते टाइम भी बुखार चढ़ी हुई रहती है कि यार मेरा सिलेबस कब करवाऊंगा, वास्तविकता बता रहा हूँ। बेचारा आधे टाइम ठीक से खाना नहीं खा पाता है, सोचता है कि यार सिलेबस कब करवाऊंगा, और तुम हो कि सिलेबस की टेंशन लेते हो। सिलेबस की टेंशन मास्टर के कंधे पे डाल के बेफिक्र होके सो जाइए, टेंशन ही मतलब सिलेबस टाइम पे हो जाएगा। आपका अभी एग्रीकल्चर की क्लासेस स्टार्ट हुई है ना, तो ज्यादा नहीं 2 महीने दे दो, कितने महीने, जनवरी लास्ट या फरवरी के या 15 फरवरी तक आपका एग्रीकल्चर का कंप्लीट सिलेबस हो चुका होगा। आपका बैच आपको बताओ तो अभी नया नया तो बना था, उससे भी पहले आपको कोई टेंशन हो रही है क्या? अरे नहीं होगा, उससे भी पहले हो जाएगा, टेंशन मत लो, नहीं होगा तुम्हारा एग्जाम, टेंशन मत लो। तुम्हारा एग्जाम कैंसिल करवाना है, आज ही फोन करता हूँ, करवा दूंगा बस। चलो इधर ध्यान दो, अब 3-4 अच्छे अच्छे शब्द समझते हैं। देखो एक शब्द होता है आसंजन, क्या होता है, क्या होता है, एक होता है सहसंजन, क्या होता है, क्या होता है सहसंजन। इंग्लिश में बताओ उनको क्या कहते हैं, बता देता हूं। संसंजन को बोलते हैं कोहेशन, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडेशन, क्या बोलते हैं। अब समझना, देखो ध्यान रखना इनका क्या मतलब है, रटना नहीं है, यहीं पे याद हो जाएगा, बस ध्यान रखो। से संजन किससे स्टार्ट हो रहा है, से बना दो समान, क्या बना दो, क्या बना दीजिए, आसंजन किससे स्टार्ट हो रहा है, और ऐसे बना दो असमान। यानी इतनी बात तो समझ में आ गई हो कि सहसंजन का मतलब कोई समान होगा और आसंजन का मतलब असमान। जैसे मान लो ये एक मिट्टी का कण है और ये दूसरी मिट्टी का कण है, ये मिट्टी के दो कण है, किसके कण है, दोनों, दोनों ही मिट्टी के हैं, दोनों ही किसके हैं, तो समान ही है ना दोनों। अरे दोनों मिट्टी के हैं इसका मतलब समान है, एक मिट्टी का हो और एक किसी और चीज का हो तब तो समान होंगे, अगर दोनों ही मिट्टी के हैं तो क्या है, समान। जब ये दोनों एक दूसरे से चिपकते हैं तो इनके बीच में एक आकर्षण बल होता है, क्या होता है, यानी समान कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है उस आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, सहसंजन, क्या बोलते हैं। नाम में समान आ रहा है तो दिक्कत है क्या। अब जैसे मान लीजिए ये एक तो है मिट्टी का कण और इसके पास चिपका हुआ है पानी, कौन चिपका हुआ है, पास में कौन चिपका हुआ है, पानी। तो ये देखो मिट्टी का कण है और ये पानी का है, दोनों समान है क्या, लेकिन ये एक दूसरे के साथ चिपके हुए तो फिर भी है, यानी कोई आकर्षण बल तो बीच में है ही ना। तो असमान कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को बोलते हैं आसंजन, और समान अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं। पक्का याद हो गया क्या ये, वादा करते हो, चलो ठीक है, अगर वादा करते हो तो लिखवा देता हूं। आसंजन का मतलब होता है असमान अणुओं के मध्य, चाहो तो कण भी लिख सकते हो, या कणों के मध्य
लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ठीक है। और यहां पर केवल क्या चेंज करना है, यहां आपको करना है असमान की जगह समान। समान कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया, सहसंजन कहलाता है। क्या ये बात कोई दिक्कत दे रही है क्या आपको? पक्का कोई दिक्कत नहीं दे रही है क्या? तो दो काम की बातें और बढ़ा दूं क्या आपको? वो भी दोनों काम की है। एक शब्द होता है अधिशोषण। क्या होता है? याद रखना, एक तो क्या है और दूसरा शब्द है अवशोषण। क्या है? क्या पढ़ रखा है पहले? अरे वाह, बहुत बढ़िया, तुम तो होशियार हो गए। और अधिशोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समान है, दिक्कत यह है इसमें तो आता है अधि और इसमें आता है अव, केवल धी और वे का फर्क है। यहां आता है डी और यहां आता है बी, बाकी सारा समान है। इनमें फर्क करना बहुत समस्या कर देता है, लेकिन अपन करने की कोशिश करते हैं इनमें फर्क। ध्यान देना इधर। जैसे मान लीजिए ये कोई भी मान लो एक कोई पदार्थ है और इस पदार्थ की सतह के ऊपर, कहां की बात कर रहा हूं मैं, सतह के ऊपर कोई दूसरा पदार्थ आके चिपक गया। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, मैं इसको पानी में डाल के बाहर निकाल लूं तो पानी इसके चारों तरफ चिपक के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यानी सतह के ऊपर चिपक रहा है, पानी अंदर थोड़ी चला गया, सतह पे चिपका है। इसका मतलब अगर सतह पर कोई चीज चिपक रही है तो उसको बोलते हैं हम लोग अधिशोषण। क्या बोलते हैं? समझ गए? दूसरी बात, जैसे मान लो ये एक पदार्थ है और कोई दूसरा पदार्थ इसकी सतह के अंदर आकर एकत्रित हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? समझना, देखो इसका भी एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। जैसे मान लो ये कोई भी एक पादप है, ये क्या है? कोई भी, ये पादप की जड़ है। अब इस पादप को पानी का अवशोषण करना है, या यूं कहें पानी इसके अंदर जाएगा, तो पानी इसकी जड़ के अंदर जाते हुए ऊपर चला जाएगा, या फिर बताओ इसकी सतह के बाहर चिपकता हुआ यहां से जाकर फिर ऊपर जाएगा। तो पादप पानी का अधिशोषण करते हैं, का अवशोषण क्या करते हैं? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज है ये। अवशोषण का मतलब होता है सतह के अंदर आना और अधिक का मतलब होता है सतह के ऊपर। जैसे क्लासरूम में टीचर मार्कर से बोर्ड पर लिखता है, तो जो शाई होती है वो बोर्ड के अंदर जाती है क्या? सतह पर चिपकती है। तो शाई का अवशोषण हुआ का अधिशोषण? क्या हुआ? पक्का। उसी तरीके से एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में रखने के बाद वो पानी को सोख लेता है। सोखता है कि नहीं सोखता? अंदर चला जाता है पानी, जाता है कि नहीं जाता? इसका मतलब वहां क्या हुआ है? दोनों का फर्क क्लियर हो गया। तो बताइए मिट्टी के कण पानी का दोनों में से क्या करते हैं? क्या करते हैं? मिट्टी के कण। वाह, कितने होशियार बच्चे हैं मेरे वास्तव में। जैसे ये मिट्टी का कण है तो पानी उस मिट्टी के कण में घुस जाता है, ऐसा नहीं घुसता? हाँ जी, दोनों हो जाते हैं। अरे बेटा, ज्यादातर जो पानी मिट्टी के अंदर रहता है वो कणों की सतह से चिपका हुआ रहता है, और सतह के ऊपर चिपकने का मतलब है अधिशोषण हुआ है। जैसे मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व हैं वो कणों के अंदर नहीं घुसते हैं, कणों की सतह पर बैठते हैं। कहां बैठते हैं? यानी पोषक तत्वों का मृदा कण या कोलाइडी कण करते हैं अधिशोषण। क्या करते हैं? लेकिन पादप क्या करते हैं? समझ में आ गई? बस इतनी सी बात आपको समझनी है, ज्यादा आपको समझनी नहीं है। तो अधिशोषण का मतलब क्या होता है देख लो। अधिशोषण का मतलब होता है कि एक पदार्थ का दूसरे की
सतह पर एकत्रित होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? और अवशोषण का मतलब क्या होता है? एक पदार्थ का एकत्रित होना क्या कहलाता है? अवशोषण। रख लोगे दोनों को याद? पक्की बात है? ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं मृदा अवयव। किसकी बात करते हैं? ये बहुत काम का टॉपिक है, ध्यान रखना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉइल कंपोनेंट्स, मृदा अवयव। या इसको काफी बार मृदा संगठन भी लिख दिया जाता है। जेट और सुपरवाइजर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ध्यान रखना, जेट और सुपरवाइजर दोनों के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में ही और सबसे आसान है। ध्यान रखना, मजे की बात है कि जेट में भी इससे क्वेश्चन आ गया और सुपरवाइजर में भी इससे क्वेश्चन आ गया, और इतना आसान है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। देखो इसको समझते हैं कैसे। हम एक मिट्टी की बात करते हैं, जैसे मान लो आप हाथ में मिट्टी लो, सबने ले रखी होगी मिट्टी, तो कोई है जिसने हाथ ही नहीं लगाया हो? कोई है अंग्रेज? है? सारे एकदम देसी हो ना? हाँ, जो आधी देर से मतलब रोने का बहाना करके लोट पलेट करके मिट्टी खाते थे, वही हो? है? मिट्टी खाने का मन करता था तब रो लेते थे और फिर एकदम गोल मोल घूम के खा लेते थे, वही हो सारे? तो जब आप मिट्टी को हाथ में लेकर देखते हो तो आपको एक तो दिखाई देते हैं मिट्टी के खुद के कण, मिट्टी के कणों के बीच बीच में घास फूस के काले काले से टुकड़े भी दिखाई देते हैं, जिसको कहते हैं यार ये तो खाद आ गया, अपनी बोल देते हैं, है ना? और उन कणों के बीच में हमको दिखाई देती है खाली जगह। सही बात है? यानी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जैसे मान लो ये मिट्टी के कण है, तो इन कणों के बीच बीच में हमको क्या दिखाई देते हैं? बीच बीच में हमको ऐसे अलग अलग घास फूस के टुकड़े दिखाई देते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इनके बीच बीच में खाली जगह भी रहती है। रहती है कि नहीं रहती है? रहती है ना? यानी मिट्टी में मुख्यतः दो चीजें हैं, घास फूस के टुकड़े और मिट्टी के जो कण हैं, ये तो है ठोस, ये तो कैसे हैं? और इनके बीच में जो खाली जगह है उसको बोल देते हैं रंध्रावकाश। क्या बोल देते हैं? उसको क्या बोल देते हैं? रंध्रावकाश। कोई दिक्कत है? यानी मिट्टी में दो चीजें होती है, एक भाग तो होता है ठोस और दूसरा भाग क्या होता है? रंध्रावकाश। सही बात है यहां तक? इसके आगे बढ़ते हैं। इस ठोस भाग में हमने क्या किया? दो चीजें देखी, एक तो है घास फूस। क्या है? और घास फूस पादपों के अवशेषों को खाद में मैंने पढ़ाया था कि इनको कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंतु या पादपों के जो अवशेष होते हैं उनको क्या बोलते हैं? यानी मिट्टी में एक तो है ठोस पदार्थों के अंदर कार्बनिक पदार्थ। क्या है? एक तो। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो मिट्टी के जो कण होते हैं वो होते हैं खनिजों के टुकड़े। किसके टुकड़े होते हैं? क्योंकि हमें पता है मिट्टी चट्टानों से बनी है और चट्टानें तो खुद खनिजों से बनती है। किससे बनती है? किससे बनती है? जब चट्टानें टूटती है इसका मतलब खनिज टूट रहे हैं, और खनिजों के छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो मिट्टी के जितने भी कण आपको दिखते हैं आप तो कहते हो सर मिट्टी आ गई, मिट्टी के कण है, वास्तव में वो खनिज है। वास्तव में वो क्या है? यानी ठोस भाग में दो चीजें हैं, खनिज और कार्बनिक। और जो खाली जगह होती है उसमें या तो भर जाएगा पानी। क्या भरेगा? और या अगर सूखी मिट्टी होगी तो क्या रहेगा? यानी मिट्टी कुल मिलाकर चार चीजों से बनी हुई है। कितनी चीजों से? एक तो एक एक और एक, चारों चीजें मिलते ही हम कह देंगे सर मिट्टी का निर्माण है, हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी मात्रा से, कि अगर खेती के लिए कोई उपयुक्त मिट्टी है तो इन चारों का रेशियो, इन चारों का प्रतिशत क्या रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो पहली बात तो ये कि सर मिट्टी में जो अवयव पाए जाते हैं वो मुख्यतः दो होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है ठोस भाग, एक तो क्या होता है? मृदा का ठोस भाग। ठोस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और भाग को बोलते हैं पोर्शन। क्या बोलते हैं? सॉलिड पोर्शन। और एक हो जाता है रंध्रावकाश। क्या हो जाता है?
और रंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं पोर और अवकाश को बोलते हैं स्पेस, यानी पोर स्पेस। क्या हो गया? अगर खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करनी है तो याद रखना 50% तो उसका होना चाहिए ठोस भाग और 50% भाग होना चाहिए खाली, तब आपकी खेती के लिए वो सबसे उपयुक्त मिट्टी होगी। समझ में आई मेरी बात? मैं कह रहा हूं खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी में 50% भाग में तो ठोस कण होना चाहिए, 50% में क्या होना चाहिए? खाली रंध्रावकाश होना चाहिए। हमें पता है कि जो ठोस भाग है, इस ठोस भाग की भी अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी दो चीजें पाई जाती है। कितनी चीजें? एक तो क्या होता है इसमें, क्या होते हैं? एक तो इसमें होते हैं खनिज पदार्थ, और खनिज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? यानी कि मिनरल मैटर हो गया एक तो, और दूसरा क्या होता है रसगुल्लो? बहुत बढ़िया, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। क्या बोलते हैं? और जो खाली भाग होता है उसमें क्या क्या होता है सर? या तो रहेगा जल, जिसको बोलते हैं पानी, और एक रहती है वायु। क्या रहती है? अगर आदर्श मृदा की बात करें तो जेट में मैंने क्वेश्चन भी आपको दिया था, रंध्र अवकाशों का प्रतिशत कितना होना चाहिए, पर अगर आदर्श मृदा की बात करें तो इस 50% का लगभग 45% भाग तो क्या होना चाहिए, और 5% क्या रहना चाहिए। यानी ये वाला क्वेश्चन जेट में भी आ गया है और ये वाला क्वेश्चन सुपरवाइजर में भी पूछ लिया गया है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितने परसेंट होती है? 5%। कितने होती है? और खनिज कितने होते हैं? 45 और 5 कितने हो गए? ठीक बात है। और पानी की बात करें तो 25% पानी होना चाहिए और 25% क्या रहनी चाहिए? क्योंकि पानी ज्यादा भर जाएगा तो भी खेती अच्छी नहीं होगी, और वायु ज्यादा होगी तो भी खेती, लेकिन दोनों बराबर मात्रा में हुए तो खेती क्या होगी? यानी आपको ये पूछे कि मृदा के अवयव कितने होते हैं? कितने होते हैं? एक क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, और चौथा क्या है? पक्का। ये सारे हमको पढ़ने हैं। देखो, मृदा वायु पढ़नी है, मृदा जल पढ़ना है, कार्बनिक पदार्थ पढ़ने हैं और खनिज पदार्थ पढ़ने हैं। समझ में आ गई? सुपरवाइजर में ये दोनों टॉपिक नहीं है। इन दोनों टॉपिक को हम लोग आपको सॉइल केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। कहाँ पढ़ाऊंगा? सॉइल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 2 है उसका नाम ही मृदा कार्बनिक पदार्थ है, तो वहां पर पूरा आ जाएगा ये। ठीक है, ऊपर ऊपर से जो बड़ी बड़ी चीजें होगी जो सुपरवाइजर में जरूरत है वो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, बाकी आपको वहीं पे पढ़ाऊंगा। ये दोनों चीजें यहाँ डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये आप दोनों के सिलेबस में डिटेल से है। क्लियर है चीज? मिट्टी के चारों अवयव आपको पढ़ाऊंगा डिटेल से। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है? छाप दो, फोटो कॉपी कर दो। सेट है मामला सबका? चलो बहुत बढ़िया बात है ये तो।